हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु नानक क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है ये सिखाने वाला हूँ। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में आप जानते होंगे कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो दो आवेशों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें समान परिमाण के आवेश होते हैं और विपरीत प्रकृति के होते हैं और अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। उसे अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव को हम कॉपी में कैसे बनाते हैं? विद्युत द्विध्रुव को हम इस प्रकार बनाते हैं कि यहाँ पे हम एक डॉट लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं माइनस का क्यू आवेश है और इससे अल्पतम दूरी, और उस अल्पतम दूरी को हम यहाँ पे 2a बोलेंगे। वो दूरी कितनी होगी? 2a होगी। और इस 2a दूरी पर एक और आवेश होता है जो कि परिमाण में समान होता है लेकिन विपरीत प्रकृति का होता है, यानी प्लस क्यू होता है। इसको अपन विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इसका ये मध्य बिंदु होता है O, इसका ये मध्य बिंदु होता है O। तो इस सिस्टम को, इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम विद्युत द्विध्रुव को एक नाम दे देते हैं। ये नाम दे देते हैं अपन A और B कि ये विद्युत द्विध्रुव AB है। लिखेंगे अपन, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है और इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए, कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए हम R दूरी पर, हम स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। हम थीटा कोण बनाते हुए, विद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r दूरी पर हम एक बिंदु P लेते हैं, जहाँ पर हम इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो इस बिंदु P पर कुल विभव कितना आएगा ये ज्ञात करने के लिए हमें माइनस क्यू के कारण विभव और प्लस क्यू के कारण विभव पता होना चाहिए। और बिंदुवत आवेश के कारण जो विभव का सूत्र होता है वो होता है V बराबर KQ/R। R बोले तो बिंदु P और आवेश के बीच की दूरी, ये R दूरी, तो R दूरी होगी। तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश जो है, माइनस क्यू आवेश जो है वो बिंदु P से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है ये हमें नहीं पता। और प्लस क्यू आवेश बिंदु P से कितनी दूरी पर है ये हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि जो माइनस क्यू आवेश है वो बिंदु P से R1 दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? R1। और ये लाइन हम खींच देते हैं कि बिंदु P से और माइनस क्यू की जो दूरी है उसको अपन ने R1 मान लिया, और बिंदु B से P की दूरी, या फिर अपन कह सकते हैं प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से जो दूरी है उसको अपन R2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? R2 मान लेते हैं। ये R1 और ये R2 ये माना गया है, हमें इसका मान नहीं पता है, हमने इसको माना है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना होता है कि R1 का मान क्या होगा और R2 का मान क्या होगा। हम यहाँ पर ये मान ज्ञात करते हैं पहले, क्योंकि अगर अपन सीधा फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे R1 और R2 तो मानी हुई राशि है और मानी हुई राशि का मान ज्ञात करना होता है। तो हम यहाँ पे R1 व R2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो R1 का मान ज्ञात करने के लिए और R2 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बिंदु B से जो ये रेखा है OP वाली, ये जो OP वाली जो रेखा है इसके ऊपर लंब डालते हैं। तो ये जैसे मैंने बिंदु B से क्या किया, बिंदु B से मैंने ये लंब डाला और ये यहाँ पे जाके लंब हुआ। तो जहाँ पे ये कट कर रहा है उसको हम बिंदु नाम दे देते हैं M, बिंदु नाम दे देते हैं M। तो हमने जहाँ पे लंब डाला तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और ये दूरी जो है बराबर हो जाएगी। यानी स्पष्ट है कि M से लेकर P दूरी बराबर होगी B से लेकर P, B से लेकर P, और B से लेकर P को कितना माना हुआ है? R2 माना हुआ है, R2 माना हुआ है। ठीक है, हमें R2 ज्ञात करना है R के रूप में। R2 का मान किसके रूप में ज्ञात करना है? R के रूप में। तो यहाँ जो, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है पूरा यहाँ से P से लेकर O तक का, यानी O से लेकर जो P है, O से लेकर जो P है वो R के बराबर है। O से लेकर P जो है R के बराबर है। और O से लेकर P को दो भागों में बांटा गया है, वो है, एक तो है M से लेकर P और एक है O से लेकर M। यानी इस लाइन के दो टुकड़े हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? दो टुकड़े, एक तो M से लेकर P प्लस एक O से लेकर P। M से लेकर P कितना है? R2 है,
और O से लेकर P कितना है, R है। अब हमें ज्ञात करना है, सॉरी इसको OM बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का OM। अब हमें ज्ञात करना है OM, तो OM हम ज्ञात करेंगे, तो OM ज्ञात करेंगे, OM ज्ञात करेंगे। तो OM ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे हम। तो हम त्रिभुज लेते हैं यहाँ पे O, ये बिंदु M और ये B, OMB से, OMB से, OMB से। इस त्रिभुज में आप देखो ये थीटा कोण है, इस थीटा कोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, ठीक है, ये क्या होगी, लंब होगी। और ये जो है यहाँ पे ये बड़ी जो भुजा आएगी ये कर्ण होगी और ये आधार होगी, क्या होगी, आधार। तो हम यहाँ पे आधार को ज्ञात करना चाहते हैं, तो आधार को ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमिति का कोस थीटा लेते हैं, और कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार इस त्रिभुज में कितना होगा, O से लेकर M होगा, आधार कितना होगा, O से लेकर M होगा, और कर्ण कितना होगा, O से लेकर B होगा, कर्ण होगा O से लेकर B, ये O है और ये B है, O से लेकर B, ठीक है। तो cos थीटा। अब आप देखो O से लेकर B, अगर ये पूरी दूरी 2a थी, ये इसका मध्य बिंदु था, तो O से लेकर B जो दूरी होगी वो a होगी, कितनी होगी, a। तो हम OB को क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे OB को अपन लिख सकते हैं a। तो OM बराबर आ जाएगा, a का गुणा इधर कर देंगे तो a cos थीटा आ जाएगा, a cos थीटा आ गया, OM का मान, OM का मान a cos थीटा आ गया। तो अब इसका उठा के हम OM का मान रख देंगे, तो हमें जो है यहाँ पे R2 का मान ज्ञात करना था। तो पहले अपन इस समीकरण को कंप्लीट कर लेते हैं। तो R बराबर R2 प्लस OM का मान a cos थीटा, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, R2। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R और a cos थीटा को इधर भेज देंगे तो R माइनस a cos थीटा हो जाएगा, यानी R2 का मान तो कितना आया, R2 का मान आ गया R माइनस a cos थीटा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे है, हम R1 का मान ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार R1 का मान ज्ञात करेंगे। R1 का मान ज्ञात करने के लिए हम ये जो लाइन है इसको नीचे की ओर बढ़ाएंगे और बिंदु A से लंब डालेंगे, बिंदु A से क्या डालेंगे, लंब, और यहाँ पे कट करेगा उसको नाम देंगे n नाम देंगे। तो हमने ये लंब डाला इसके ऊपर, और ये कोण थीटा था तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा, और इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये जो है कर्ण होगा और ये क्या होगा, आधार। तो हमें इस त्रिभुज में भी क्या ज्ञात करना होगा, आधार। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये जो आधार आएगा वो भी a cos थीटा के बराबर ही आएगा। इसको मैं डायरेक्ट ले देता हूँ, जब ये a cos थीटा के बराबर आ रहा है तो समरूप त्रिभुज में ये भी कितने का आएगा, a cos थीटा के बराबर आएगा। तो देखो आपको चित्र से पता लग रहा होगा कि अगर अपन ने लंब डाला है तो a से लेकर p जो है, a से लेकर p जो है n से लेकर p के बराबर होगा, यानी a से लेकर p जो है वो n से लेकर p के बराबर होगा, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, R1 कहलाएंगे। अब आप देखो n से लेकर जो p है वो दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, एक तो n से लेकर o और एक o से लेकर p, n से लेकर o और o से लेकर p। तो n से लेकर p को तो अपन बोले, n से लेकर p याद करने के लिए हम क्या करेंगे, NO किसके बराबर है, a cos थीटा के, तो यहाँ पे लिख दो आप a cos थीटा, प्लस o से लेकर p कितना है, o से लेकर p r है, और n से लेकर p किसके बराबर है, R1 के। तो R1 बराबर आ गया, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, R1 R को पहले लिख दूँ और a cos थीटा को बाद में लिख दूँ। तो R1 बराबर कितना आ गया, R प्लस a cos थीटा। तो हमने R1 और R2 का मान भी ज्ञात कर लिया, ठीक है। हमारा जो मेन काम था ये था। अगर एग्ज़ाम में या फिर अगर किसी बच्चे को जो है प्रॉब्लम आ रही है ये मान ज्ञात करने में, कैसे ज्यामिति से ज्ञात किया जाता है, तो उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। वो शॉर्ट तरीका ये है कि अगर आप इस त्रिभुज को, इस आकृति को देखते हो तो ये वाली लाइन आपको बड़ी दिखाई देती है और ये वाली लाइन आपको छोटी दिखाई देती है। इसका मतलब है कि इसमें R के अंदर कुछ जुड़ेगा और इसमें R के अंदर क्या होगा, कुछ घटेगा, ठीक है। तो क्या घटेगा और क्या जुड़ेगा, तो वो a cos थीटा है। R1 के अंदर तो a cos थीटा जोड़ दो और R2 का मान ज्ञात कर रहे हो तो R के अंदर a cos थीटा को घटा दो, तो ये मान आ जाएगा आपके पास में। R1 में R1 तो आ जाएगा R प्लस a cos थीटा और R2 आ जाएगा R माइनस a cos थीटा। सिंपल सा तरीका ये है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप ये तरीका अपना सकते हो। दूरी आने के बाद में, अब दूरी आ गई, अब दूरी आने के बाद में हम क्या करेंगे, बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करेंगे। विभव जो है अदिश राशि है,
और अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए हम इसको जो है चिन्हों के साथ जोड़ेंगे हम, ठीक है। इसका जो योग करेंगे चिन्हों के साथ करेंगे। तो माइनस क्यू के कारण विभव और प्लस क्यू के कारण विभव दोनों को जोड़ देंगे तो बिंदु पी पर कुल विभव आ जाएगा। तो देखिए लिखते हैं हम बिंदु पी पर कुल विभव, बिंदु पी पर कुल विभव। तो बिंदु पी पर कुल विभव आएगा वी पी बराबर वी, यहाँ पे अपन लिख देते हैं माइनस क्यू के कारण विभव प्लस, पहले इसको प्लस के कारण लिख देते हैं क्योंकि चिन्ह परिवर्तन होंगे, तो हम पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, प्लस क्यू के कारण विभव प्लस माइनस क्यू के कारण विभव। और बिंदुवत आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है के क्यू बटा प्लस क्यू की बिंदु पी तक की दूरी कितनी है R2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं R2 प्लस और V माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण के और आवेश आएगा माइनस का क्यू। ध्यान देना यहाँ विभव अदिश राशि है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी कहीं पर भी दिशा नहीं बताई है, तो इसका जो विभव होगा वो चिन्ह के साथ जुड़ेगा। अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू आएगा, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू आएगा। तो के माइनस क्यू बटा माइनस क्यू आवेश की बिंदु पी तक की दूरी कितनी है R1, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन R1। अब अपन ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये आ जाता है के क्यू अपॉन R2 और माइनस के क्यू अपॉन R1। तो अब देखो के क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, तो के क्यू का आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर 1/R2 माइनस 1/R1 आएगा, आ गया। अब R1 व R2 का मान उठा के आप यहाँ पे रखो, R1 व R2 का मान रखने पर अब आप इसमें R1 व R2 का मान रख दो जो हमने ज्ञात कर लिया था ज्यामिति की सहायता से। तो R2 का मान क्या है, यहाँ पे लिखेंगे अपन के क्यू 1/R2, R2 छोटा है तो R में से एक कोस थीटा घटेगा, माइनस R1 बड़ा है तो R में एक कोस थीटा जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद में अब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा। ऐसा कैसा ब्रैकेट हमने विद्युत क्षेत्र जब ज्ञात किया था तब निरक्ष पे और अक्ष, निरक्ष पे भी ज्ञात किया था और अक्ष पे भी ज्ञात किया था। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, उसी मेथड के तरीके से एलसीएम लेंगे और आगे उसको हल करते जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चित्र और R1 R2 का मान कैसे ज्ञात किया जाता है और यहाँ तक जो कुल विभव निकालना है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा और इस डेरिवेशन को आगे कंप्लीट करूंगा, ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट को आगे हल करते जाएंगे हम। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप सबसे पहले एलसीएम ले लो, तो R माइनस ए कोस थीटा और R प्लस ए कोस थीटा का जो एलसीएम आएगा वो गुणा होके आएगा R माइनस ए कोस थीटा ब्रैकेट बंद R प्लस ए कोस थीटा ब्रैकेट बंद। दोनों लिखने के बाद में R माइनस ए कोस थीटा का भाग इसमें लगाएंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना R प्लस ए कोस थीटा, उसका गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे R प्लस ए कोस थीटा आएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। और माइनस इसका भाग इसके अंदर लगाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा केवल ये, 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। लेकिन बाहर माइनस है तो आप ब्रैकेट में रखोगे, इसको ध्यान देना, ब्रैकेट में रखोगे। अगर ब्रैकेट में नहीं रखा तो आंसर गलत आएगा, R माइनस ए कोस थीटा लिख दिया। लिखने के बाद में फिर आगे क्या कर सकते हैं, सोचो ज़रा। पहले तो आप ब्रैकेट को खोल दो ऊपर वाले को, R प्लस ए कोस थीटा, माइनस बाहर है, ब्रैकेट को खोलेंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, डिवाइड में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सूत्र बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो अपन इसको R स्क्वायर माइनस ए कोस थीटा का होल स्क्वायर और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, समझ रहे हो यहाँ तक का, ठीक है। इंक डालने की ज़रूरत थोड़ी, आ जाएगा काम। चलो के क्यू ऊपर वाले अंश के अंदर देखो जो कट रहा है उसको काट दो, माइनस R से R कट जाएगा, ए कोस थीटा में ए कोस थीटा जोड़ेंगे तो 2a कोस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए के ऊपर स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर थीटा। अब हम R व ए की तुलना करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो a है ना, a बहुत छोटा है, a जो है R से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो हम a स्क्वायर की
घातों को नगण्य मानेंगे, ए स्क्वायर की घातों को क्या मानेंगे, नगण्य, नगण्य मानेंगे। और नगण्य मानने का मतलब जीरो मानेंगे। अगर इसको जीरो मानेंगे तो पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो। तो केवल क्या बचेगा हमारे पास में यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाएगा के क्यू, और यहाँ पे क्या है ये 2a कोस थीटा, और बटा में क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, बटा में क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में बता दें, जो आपको कमेंट बॉक्स से उसका आंसर दे दिया जाएगा। अब ये जो बिंदु P पर कुल विभव आ रहा था वो ये सूत्र आ गया हमारे पास, के क्यू 2a कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। लेकिन इस सूत्र को हमें द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में लिखना है, और द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर होता है Q डॉट 2a होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Q भी आ रहा है और 2a भी आ रहा है, तो हम इसको एक साथ लिखेंगे Q 2a और यहाँ पे कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो Q 2a को अपन क्या लिखेंगे, P, तो K P कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो बिंदु P पर कुल विभव का जो सूत्र आया है वो आया है KP कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो ये सूत्र आप याद कर लेना। बिंदु P पर जब बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाते हुए हो, थीटा कोण बनाते हो, तब बिंदु P पर कुल विभव KP कोस थीटा बटा आर स्क्वायर आएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब इसी सूत्र से आप अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत विभव बता सकते हो। इसी सूत्र की सहायता से आप अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत विभव बता सकते हो। अक्ष रेखा का मतलब होता है कि थीटा 0 डिग्री होगा, और निरक्ष रेखा का मतलब होगा थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थीटा का मान 0 रखते हो तो कोस 0 का मान 1 होता है, तो अक्ष पर विद्युत विभव का मान जो आ जाएगा, अक्ष पर विद्युत विभव का मान आ जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर, KP अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप थीटा का मान यहाँ पे 90 रखते हो तो कोस 90 का मान होता है 0, तो निरक्ष पर विद्युत विभव का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो दोस्तों, ये मैंने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आप जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और ऐसे और वीडियो आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो ऐसे ही और टॉपिकों के वीडियो मैं आपको इस चैनल पे उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।